हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। प्रधानमंत्री जी का सेकेंड टर्म का पहला साल पूरा हो गया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज की तरफ से मैं अपनी शुभकामनाएं उन्हें देना चाहता हूं, विश करना चाहता हूं उन्हें मैनी मोर ईयर्स, राष्ट्र की सेवा इसी प्रकार करते रहें। प्रधानमंत्री जी ने अपना जो राष्ट्र को पत्र लिखा है, जो बहुत से पेपर्स में छपा है, उसमें देखिए एक बात बहुत अच्छी कही है अंत में, स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म। यही लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का मकसद है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए, आपको इन्फॉर्म किया जाए लॉस के बारे में, खासतौर से अपने देश के लॉस के बारे में। कल एक खराब खबर देश की इकोनॉमी के बारे में आई कि हमारी जीडीपी जो है वो 11 साल के सबसे निचले हिस्से पे चली गई, और ये वो पीरियड है जो प्री कोविड-19 है। तो बहुत बड़े चैलेंजेस इकोनॉमिक फ्रंट पे प्रधानमंत्री जी के सामने हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी जो देश के सामने क्राइसिस है, उसको बाहर निकालने के लिए देश का एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो ये समझती है कि उसके लिए प्रधानमंत्री जी मुनासिब आदमी हैं, और जो उनके अंदर टफ डिसीजंस लेने की एबिलिटी है और जिस तरह की मेजॉरिटी उनके पास है, उम्मीद करनी चाहिए कि भारत, जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने पत्र में भी कहा, इस संकट से बहुत जल्दी उबर आएगा। माइग्रेंट वर्कर्स की क्राइसिस में थोड़ा पुअर प्लानिंग, पुअर एडवाइस नज़र आई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब इस मसले को तेज़ी से हल कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले में कुछ ऑर्डर्स पास करने लगी है। आइए हम यहाँ पर बात करेंगे मोदी 2.0 में क्या लॉज पास हुए हैं उनके बारे में, और प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने लेटर्स में भी कुछ लॉस का जिक्र किया है, और कुछ लॉस का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। हम ये भी बताएंगे कुछ बहुत अहम लॉस जो पास नहीं हो पाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जीतने के बाद ये कहा था कि सबका साथ और सबके विकास में मैं अब सबका विश्वास जोड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि इधर जब इकोनॉमी पिछले साल भी ख़राब थी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 45 ईयर्स के लो पे था, तो शायद कुछ एडवाइज़र्स ने ये एडवाइस दी हो कि इस वक्त लॉस पास कर लिए जाए ताकि लोगों का अटेंशन उन लॉस की तरफ चला जाए, और इसीलिए कई लॉस जो थे वो पार्लियामेंट ने पास किए। लेकिन फिर भी मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पार्लियामेंट ने पिछले एक साल में बहुत अच्छी रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी दिखाई है। वैसे अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो लॉ पास करना सबसे आसान है। मैं क्योंकि एक लॉ का विद्यार्थी हूँ, मैं साइमल्टेनियसली आपको ये भी बता दूँ कि लॉ पास करने से बहुत से मसले सिर्फ हल नहीं होते हैं। जो बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि कुछ इस एडवाइस में जिसमें लॉस पास कराए गए, ये पहलू नहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री की जो इतनी अच्छी ग्लोबल छवि है वो छवि कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। तो जिस तरह 370 का मामला हुआ और 370 के एब्रोगेशन पे लोग राज़ी भी हो जाएं, तो जो उसके बाद वहाँ फंडामेंटल राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ का वायलेशन कश्मीर में हो रहा है, उससे देश की छवि जो है उसको नुकसान हुआ है। इसी तरीके से सीएए के मामले में इंटरनेशनल छवि जो है प्रधानमंत्री जी की, उसको नुकसान पहुंचा है, और ये जो है ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और जाहिर है कि इसके लिए जो उनके एडवाइज़र्स हैं उन्हीं को ब्लेम दिया जाएगा, और एडवाइज़र्स जो हैं उनको ये पहलू ज़रूर देखना चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल डिवोर्स लॉ की। प्रधानमंत्री जी ने अपने पत्र में इसको बिल्कुल सही कहा कि ये एक बारबैरिक प्रैक्टिस थी, लेकिन ये प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है उसे इलीगल कह दिया था। यानी अगर 3 तलाक़ें आज कोई देता है तो उससे मैरिज नहीं टूटती है। इसका जो क्रिमिनलाइजेशन का ऑर्डिनेंस बार बार आया, गो के प्रधानमंत्री जी ने जब हम लोगों ने उसका क्रिटिसिज्म किया, उसमें 3 पॉजिटिव चेंजेस किए और उस लॉ को डाइल्यूट किया, जिसका मैं वेलकम करता हूं।
फिर भी ये एक टेस्ट केस है ओवर क्रिमिनलाइजेशन का, और इससे मैरिजेस बचेंगे नहीं, टूटेंगी। अगर वाइफ्स जो हैं वो हस्बैंड्स के खिलाफ जाएंगी पुलिस स्टेशन, उनके विरुद्ध एफआईआर होगी, वो अरेस्ट होंगे, इसके बाद जब वो वहाँ से लौटेंगे तो ये शादियाँ नहीं बचेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस लॉ में एक कमी भी रह गई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमी छोड़ी थी कि अगर किसी ने 3 डाइवोर्सेस दी हैं तो उसका डाइवोर्स पे क्या असर होगा। होना ये चाहिए था कि कोर्ट ये कहती कि वो एक मानी जाएगी। ये क्योंकि एक गैप रह गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट को इस गैप को फिल करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया। दूसरा लॉ जिसकी प्रधानमंत्री जी ने अपने पत्र में भी तारीफ की है, और 370 एक वाकई में जो है वो हिस्टोरिक डिसीजन है और प्रधानमंत्री जी की बोल्डनेस दिखाता है। लेकिन एक जैसे होता है टाइमिंग का मामला, क्या ये काम पहले साल में करना चाहिए या टर्म के आखिर में करना चाहिए, इस पे डिबेट हो सकती है। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि 370 के बारे में बहुत से मिथ्स फैलाए गए हैं। 370 जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ वो सेंटर की स्पेशल पावर बन गई थी कि सेंटर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से संविधान का संशोधन कर देता था कश्मीर के लिए। जो लॉज हम चाहते थे वहां लागू कर देते थे, जो लॉज चाहते थे हम लागू नहीं करते थे। और एक और कमी जल्दी जल्दी करने में, यहाँ पे भी मैं जो हूँ प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं कहना चाहता, उनके एडवाइजर्स की गलती है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे हमारा क्लेम है, वो क्लेम जो जम्मू एंड कश्मीर का संविधान है उसके बेसिस पे है, क्योंकि टेरिटरी का स्पेसिफिकेशन शेड्यूल 1 में संविधान के नहीं दिया, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर के संविधान में दिया है कि सारी टेरिटरीज जो राजा हरि सिंह की थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से पहले, वो सारी टेरिटरीज हमारी हैं। अब वो जब आपने संविधान रिपील कर दिया तो वहां पे भी हमारा थोड़ा पॉइंट वीक हो गया। मुझे लगता है कि ये जो जल्दबाजी में किया गया काम है ये फेडरल प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन नहीं करता बल्कि वीक करता है। और फिर हम नागालैंड में उनको अलग फ्लैग, अलग संविधान देने के लिए बात कर रहे हैं, उससे भी जरा सा थोड़ा हिपोक्रेसी नजर आती है। फिर जो रेजिडेंट की डेफिनीशन है, उस डेफिनीशन में अब कश्मीर के ही लोग, बीजेपी के लोग ही ये चाहते हैं कि प्रोटेक्शन दिया जाए, तो फिर जो हम आर्टिकल 35A का विरोध कर रहे थे वो विरोध बेमानी हो जाएगा। और पिछले 1 साल में हमने ना उनको जॉब्स दिए, ना उनको मौलिक अधिकार दिए, ना स्वतंत्रता दी। 370 अगर खत्म हो गया था तो उसके बाद बेहतर ये होता कि कश्मीर में एक नई सुबह फ्रीडम की, डेमोक्रेसी की, राइट्स की और देश से इंटीग्रेशन की होनी चाहिए, मगर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। सबसे अच्छी चीज इसमें प्रधानमंत्री जी ने ही की जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया 370 के एबॉलिशन पे, तो उन्होंने ये कहा कि वो बहुत जल्दी कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो रेस्टोर कर देंगे। देखिए, एक स्पेशल स्टेटस खत्म करना एक बात है और एक स्टेट को स्टेटहुड भी उससे ले लेके उसे यूनियन टेरिटरी बना देना दूसरी बात है। ये यूनियन टेरिटरी हमने इसीलिए बनाई क्योंकि अगर कश्मीर स्टेट बन जाती तो जो सेंटर की पावर कश्मीर के बारे में थी 370 के रहते, उससे कम पावर हो जाती। और यही बात मैंने अपने हिंदू के आर्टिकल में लिखी थी। एक और लॉ जिसकी वजह से बहुत देश में कंट्रोवर्सी रही वो CAA था। प्रधानमंत्री जी ने अपने लेटर में कहा कि ये लॉ जो है ये कंपैशन और स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिवनेस दिखाता है। यहां मैं जरा थोड़ा एग्री करता हूं, थोड़ा डिसएग्री करता हूं। कंपैशन दिखाता है, अगर कोई लोग परसिक्यूटेड हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, पर ये इंक्लूसिवनेस नहीं दिखाता। अगर ये इंक्लूसिवनेस दिखाता तो ये कहता कोई भी जो पीड़ित व्यक्ति है, परसिक्यूटेड आदमी है, उसको हम नागरिकता देंगे। अगर हम ये नहीं कर सकते और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को नागरिकता ना मिले, तो कम से कम इतना कर सकते थे कि इन 3 देशों की धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही हम नागरिकता देंगे। जो हमने 6 धर्मों के नाम लिखे, उसके बजाय हम ये कह देते रिलीजियस माइनॉरिटी ऑफ दीज 3 कंट्रीज।
तो उसमें भी बात नहीं होती, क्योंकि हमने इसमें ज्यूज और मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया है। इसका मतलब ये पूरी तरह इंक्लूसिव नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इसका जो प्रोटेस्ट हुई, उसका जो इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हुआ, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने जो हमारे विरुद्ध बात की, जो इंटरनेशनल रिपोर्टियर्स हैं ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने बात की, इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमने गैर ज़रूरी तौर पे कंट्रोवर्सी क्रिएट की। हम जिसको चाहे नागरिकता दे सकते हैं, चींटी को मारने के लिए तोप की ज़रूरत नहीं होती है। अब लॉकडाउन के दौरान सीए के प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट जिस तरह की विच हंट हो रही है, जिस तरह से उन पे यूपा के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, इससे भी हमारी फर्दर इंटरनेशनल इमेज जो है वो ख़राब हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि हमको प्रधानमंत्री जी की बात पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने खुद ये कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट पीसेबली फंडामेंटल राइट है, हर एक का ये अधिकार है। ये जो नीचे वाले लोग हैं, ये अक्सर चीज़ों को ओवर कर देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान सरकार का होता है। अब आइए और बहुत से लॉस की बात कर लें, जिन लॉस के बारे में लिबरल्स ने जिक्र नहीं किया। देखिए, मैं क्योंकि एक टीचर हूं और मुझे ऑब्जेक्टिविटी रखनी है, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा सरकार का क्रिटिसिज्म किया जाए। जब सरकार अच्छी चीज़ें करती है, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हमारी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पार्लियामेंट ने दिखाई, बहुत अच्छे अच्छे लॉज पास हुए। उन लॉज का मीडिया में उतना जिक्र नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ा के 33 की गई, ये एक बहुत अच्छा कदम था। फिर एक लॉ पास किया गया, रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट्स लॉ, जिसमें 68 लॉज जो थे रिपील कर दिए गए। इसमें बीडी वर्कर्स एंड वेलफेयर फंड 1976 भी रिपील हो गया। फिर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो था, ये आया, जिसने सर्टेन क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज को अब ये दे आर रिक्वायर्ड टू इशू शेयर्स इन डीमैटेरियलाइज फॉर्म ओनली, और ये एक्सटेंड किया जा सकता है और अनलिस्टेड कंपनीज को। 2013 का जो अमेंडमेंट यूपीए ने किया था, मेजर अमेंडमेंट था कंपनीज एक्ट का, उसमें 81 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे, पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। अब इसमें से 16 ऑफेंसेस को रिकैटेगराइज किया गया है और उनको सिविल डिफॉल्ट बनाया गया है, जिसमें सिर्फ पेनल्टी लगेगी। यही देखिए वो एक चीज है जिसकी तरफ मैं एक लॉ के टीचर की हैसियत से कहता हूं कि एक तरफ हम डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं चीजों को। अडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया, होमोसेक्सुअलिटी को किया, यहां हमने 16 ऑफेंसेस को किया, और दूसरी तरफ जो ट्रिपल डिवोर्स एक सिविल मैटर है उसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। ये बात सही नहीं है। सीएसआर पे भी थोड़ा सा जो अनस्पेंट अमाउंट है उसके बारे में भी एक अमेंडमेंट हुआ। कोड ऑफ वेजेस एक बहुत मेजर लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव है, उसके बारे में डिबेट हो सकती है कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये लॉ भी 2019 में जो पास हुआ, इसने 4 लेबर लॉज, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को मिला दिया, और इसने कहा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके बारे में डिसीजंस लेगी, रेलवेज, माइंस और ऑयल फैक्ट्रीज के, स्टेट लेगी बाकी के बारे में। इसीलिए अभी चंद स्टेट्स ने जैसे यूपी ने कई इसमें गलत फैसले कर दिए। फिर एक फ्लोर वेज का मामला आया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज फिक्स करेगी, डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज के लिए वो डिफरेंट होगी, और मिनिमम वेज जो है वो फ्लोर वेज से ज़्यादा होगी, और मिनिमम वेज हर 5 साल पर जो है वो रिवाइज होगी। जो डिडक्शंस होंगे वो 50% से ज़्यादा नहीं होंगे टोटल वेजेस के। बोनस जो है वो 8.33% होगा या 100 रुपये होगा, जो भी हायर। मैं ये समझता था कि ज़रा इसमें और हायर अमाउंट आना चाहिए था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया गया। इस लॉ में आइडियली जो प्रधानमंत्री जी का विजन है जिस तरह का, उसमें लिविंग वेज और फेयर वेज आनी चाहिए थी, मगर अभी तक हम मिनिमम वेज पे अटके हुए हैं। अब जो लिविंग वेज है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अब ये मैं कहना चाहता हूं, जो लोग काउ स्लॉटर और यूनिफॉर्म सिविल कोड के डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे इतनी बात करते हैं, वो लिविंग वेज पर क्यों खामोश रहते हैं और उसका क्यों नहीं जिक्र करते। एक और बड़ा अमेंडमेंट जो हुआ वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में हुआ। आपको मालूम है कि मोदी 1 में जो सबसे बड़ा मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो 2016 का इंसॉल्वेंसी कोर्ट था। अब इसमें कुछ टाइम बाउंड प्रोसेस से इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम कंपनीज और इंडिविजुअल्स की हल की जाए अगर आउटस्टैंडिंग डेट्स है।
इस लॉ ने कई इश्यूज डील किए। जो टाइम लिमिट पहले 180 डेज की थी और एक्सटेंडेबल बाय 90 डेज, उसे 330 डेज कर दिया। मिनिमम पे आउट्स टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का प्रोविजन किया। फिर एक किस तरह से वोट करेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, उसका प्रावधान किया। एक और बहुत अच्छा लॉ जो बना है वो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट है। ये भी मोदी सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को के लॉ को रिपील कर दिया। आपको मालूम है मेडिकल एडमिशन्स वगैरह में बड़ा करप्शन रहा है, कई एमसीआई के वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जेल भी गए हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी 50% सीट्स की जो फ़ी है वो सरकार डिटरमिन करेगी। फाइनल ईयर के जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको एक एग्जिट टेस्ट देना होगा इनरोल करने के लिए एज प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। ऐसा ही लॉयर्स के बारे में एक बार टेस्ट होता है। एक और लॉ जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, वो नवंबर 2019 में पास हुआ। थोड़ी उसमें कंट्रोवर्सी डेफिनेशन वगैरह पे रही है और एक रिजर्वेशन का प्रावधान इसमें नहीं आ पाया, वो मैं समझता हूँ कमी है। लेकिन ये लॉ डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ केयर में। राइट टू रेजिडेंस देता है इन देयर ओन हाउसेज। आपको मालूम है कि अक्सर ट्रांसजेंडर्स वगैरह जो है उनको उनके घर वाले ही घर से निकाल देते हैं। मैं समझता हूँ ये लॉ जो है ये एक अच्छा लॉ है और इसमें सरकार ने काफ़ी जो चेंजेस हम लोगों ने सजेस्ट किए थे वो एक्सेप्ट कर लिए। एक लॉ जो मैं समझता हूं बिल्कुल जरूरत नहीं थी उसकी और गैर जरूरी है, वो यूपा है। ये जो अनलॉफुल असेंबली एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, ये लॉ से जो है ये पावर दिखाता है, जस्टिस नहीं दिखाता। और इसमें जो पावर सरकार को दी गई कि वो किसी को भी आतंकवादी डिक्लेयर कर दें, ये जुडिशल सिस्टम पे एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं आघात है। ये जुडिशली डिटरमिन होना चाहिए, जजेस को डिटरमिन करना चाहिए कौन कन्विक्ट है कौन नहीं है। यहां पे हमने एक्यूज और कन्विक्ट का डिस्टिंक्शन खत्म कर दिया, बहुत लॉन्ग डिटेंशन विदाउट जुडिशियल स्क्रूटनी प्रोवाइड कर दिया। और मैं समझता हूं कि ये लॉ फेडरल कैरेक्टर को भी इफेक्ट करता है। इस लॉ से भी हमारी इंटरनेशनल इमेज जो है वो खराब होती है। ये लॉस टेरराइजिंग लॉज हैं, ब्लैक लॉज हैं। इन लॉज का हमेशा गलत इस्तेमाल होता है। जिस साल हम जालियाना वाला बाग की सेंटिनरी बना रहे थे, जलियाना वाला बाग में लोग क्या कर रहे थे, वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध कर रहे थे। हमने रॉलेट एक्ट जैसा या उससे भी खराब लॉ बना दिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी एक बहुत अच्छा लॉ बना है पिछले साल। इसने 1986 में जो राजीव गांधी ने लॉ बनाया था उसको रिप्लेस किया। 6 राइट्स हैं कंज्यूमर्स के। एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में 10 लाख का फाइन या 2 लाख का पनिशमेंट है। अगर दोबारा ये क्राइम किया जाए तो 50 लाख का फाइन और 5 साल पनिशमेंट है। और जो इंडोर्समेंट करते हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का या प्रोडक्ट का, उनके लिए भी अब 1 साल का फाइन है। अक्सर सेलिब्रिटीज ऐसा करते हैं। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट इसमें लाया गया है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019। पहले जो एनएचआरसी थी उसमें सिर्फ चेयरमैन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बन सकता था। अब इसको डाइल्यूट किया गया है और कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है। इसी तरह जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसको भी डाइल्यूट किया गया है, जो मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। फिर एक सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट पास किया गया है, जो बहुत अच्छा लॉ है। यह प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रिजर्वेशन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट वाइज होगा। इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो सरकार पहले ऑर्डिनेंस लाई और बाद में ये एक्ट लाके अब सरकार ने कह दिया यूनिवर्सिटी विल बी टेकन एज अ यूनिट। ये लॉ एक्सक्लूड करता है certain research institutions of national and strategic importance और minority institutions। जो लॉज, बहुत लंबी लिस्ट है जो लॉज बने हैं, लेकिन जो बहुत से लॉज नहीं बन पाए वो मैं समझता हूं अब अगले साल बनेंगे या इस साल बनेंगे। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, आईआईटी बिल, बैंकिंग रेगुलेशन बिल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल, ड्राफ्ट रूल्स ऑफ कोड ऑफ वेजेस, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। मैं समझता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आरोग्य सेतु का इशू और प्राइवेसी का मैटर आ रहा है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जरूर आना चाहिए। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, एंटी मैरीटाइम प्राइवेसी बिल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सीड बिल, ये सारे वो लॉज हैं जो मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द पास होने चाहिए।
हमने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में अब जो लोग हमको ईमेल भेजेंगे और सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए हम एक लकी ड्रॉ करेंगे और ये 2 किताबें जो हैं उनको भेजी जाएंगी। पहले ड्रॉ का रिजल्ट जो है वो मेरे सामने आ गया है। 5 लोगों को हम जो है ये किताबें भेज रहे हैं। इसमें मयंक दुबे हैं मुंबई के, नूरुल इस्लाम है न्यू दिल्ली के, ऋषि कोडवानी है न्यू दिल्ली के, सोनू कुमार हैं वाराणसी के, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तौकीर हसन खां लोध हैं अलीगढ़ के। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ को इसी तरह पसंद करते रहें, ईमेल्स भेजते रहें। हम अगला ड्रॉप करके आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे। अगर लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पर और ट्विटर पर हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें। प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अब हमने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ का एक ऐप बना दिया है जो आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही है तो ये नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप मिस कॉल दे दीजिए, ऐप आप तक पहुंच जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाएं और सारी एहतियात जो सरकार ने बताई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सोशल डिस्टेंसिंग के बताए हैं, मास्क पहनने के बताए हैं, उनका सख्ती से पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।